भारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा सम्राट जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी थर थर कांपते थे। तो वे आखिर थे कौन? आइए हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इतिहास टॉक्स पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो खून, पसीने और साहस से लिखे गए हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको भारत की प्राचीन जमीन पर ले जाएगा, वहां जहां तलवारें चमकती थी, जहां साम्राज्य बनते और बिखरते थे, और जहां कुछ शासकों ने अपनी वीरता से समय को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है भारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा सम्राटों की। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो गाथा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कौन था वो शासक जिसके सामने पहाड़ भी कांपते थे? कौन था वो जिसके एक इशारे पर इतिहास बदल जाता था? और क्या इन शासकों की ताकत के पीछे कोई ऐसा रहस्य था जो आज तक अनसुलझा है? सोचिए, वो युग जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, हर कोने में युद्ध की आग जल रही थी। उस आग में से कुछ नाम उभरे जो आज भी गूंजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से कुछ शासकों ने अपने ही खून से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। कुछ ने अपने दुश्मनों को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी हराया था, और कुछ ने ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे देश की धड़कन में बसती है। आज हम इन 10 शासकों की कहानी सुनाएंगे, उनके युद्ध, उनकी साजिशें और वो रहस्य जो इतिहास के गलियारों में आज भी छिपे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है। ये वो कहानियाँ हैं जो आपको हिला कर रख देगी। और हाँ, अगर आपको इतिहास की ऐसी रोमांचक गाथाएं पसंद है तो अभी के अभी लाइक बटन को जोर से थप्पड़ मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऐसा दबाइए कि वो भी चीख उठे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तूफान है जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब भारत की धरती छोटे छोटे राज्यों में बंटी थी। हर राज्य एक दूसरे से सत्ता के लिए लड़ रहा था। उस अंधेरे युग में एक नाम चमकता है, अजातशत्रु, मगध का वो शासक जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी आंखों में आग थी और दिल में बर्फ। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस शासक ने सत्ता पाने के लिए अपने ही पिता को कैद कर दिया था? जी हाँ, अजातशत्रु वो राजा था जिसके लिए तख्त से बढ़कर कुछ नहीं था। अजातशत्रु का जन्म हार्यंक वंश में हुआ था और उनके पिता थे बिंबिसार, मगध के एक सम्मानित राजा। लेकिन अजातशत्रु को धैर्य नहीं था। कहते हैं उनकी मां ने उन्हें अपने पिता के खिलाफ भड़काया। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता को भूखा मार डाला। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? ये रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। सत्ता हथियाने के बाद अजातशत्रु ने मगध को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने 36 राज्यों को अपने अधीन किया। 36! सोचिए, उस युग में जब घोड़ों और रथों से युद्ध लड़े जाते थे, इतने राज्यों को हराना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी लिच्छवियों के खिलाफ। ये युद्ध 15 साल तक चला। 15 साल! क्या आप कल्पना कर सकते हैं इतने लंबे समय तक तलवारें खींचे रखना? लेकिन अजातशत्रु ने हार नहीं मानी। कहते हैं अजातशत्रु ने इस युद्ध में एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, महाशिलाकांतक। ये एक तरह का यांत्रिक हथियार था जो पत्थरों को फेंकता था। उस जमाने में ऐसी तकनीक, क्या ये सचमुच अजातशत्रु की ताकत थी या इसके पीछे कोई और दिमाग था? कुछ लोग कहते हैं कि ये हथियार विदेशी इंजीनियरों ने बनाया था। सच क्या है, ये एक और रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अजातशत्रु की ताकत ने मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, लेकिन उनकी क्रूरता ने उन्हें इतिहास में एक विवादास्पद शासक भी बना दिया। क्या वो सिर्फ एक विजेता थे या एक तानाशाह? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अजातशत्रु ने दिखाया कि सत्ता पाने के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है। नंबर 2 पर अब हम पहुंचते हैं उस शासक की कहानी पर जिसने भारत को पहली बार एक सूत्र में बांधा, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त कोई राजकुमार नहीं थे? वो एक साधारण परिवार से आए थे। कुछ कहते हैं वो एक चरवाहे के बेटे थे। फिर कैसे वो बने भारत के सबसे बड़े सम्राट?
इसके पीछे था एक नाम, चाणक्य, वो गुरु जिसकी बुद्धि ने इतिहास की दिशा बदल दी। कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद एक क्रूर शासक था जिसके पास अकूत दौलत थी, लेकिन उसकी सेना उतनी ही भ्रष्ट थी। चाणक्य, जो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, ने धनानंद का अपमान सहा और बदला लेने की ठानी, और यहीं से शुरू हुई चंद्रगुप्त की कहानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना, एक ऐसा युवा जिसमें आग थी लेकिन अनुशासन नहीं। चाणक्य ने उसे न सिर्फ युद्ध की कला सिखाई बल्कि सियासत की चालें भी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से एक छोटी सी सेना बनाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रणनीति। कहते हैं चाणक्य ने नंद साम्राज्य को अंदर से कमजोर किया। उन्होंने जासूस भेजे, अफवाहें फैलाईं और नंद सेना को बांट दिया। और फिर एक रात चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर हमला बोला। वो रात थी जब नंद साम्राज्य धूल में मिल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जीत के पीछे एक रहस्य था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने नंद राजा को जहर देकर मारा था। सच क्या है, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। नंद वंश को हराने के बाद चंद्रगुप्त का साम्राज्य बढ़ता गया। उनकी सेना में थे 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार और हजारों युद्ध हाथी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी सिकंदर के सेनापतियों को हराना। जी हाँ, वही सिकंदर जिसे दुनिया महान कहती थी। सिकंदर भारत में आया, लेकिन थकान और विद्रोह के कारण वापस लौट गया। उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे न सिर्फ हराया बल्कि उसकी बेटी से शादी करके गठबंधन भी कर लिया। सोचिए कितनी चतुराई। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को इतना विशाल बनाया कि वो आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैल गया। लेकिन क्या उनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना थी या चाणक्य की साजिशें? कुछ कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर कदम पर नियंत्रित किया, और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन जैन धर्म अपनाकर राजपाट छोड़ दिया। क्या ये उनका अपना फैसला था या चाणक्य का आखिरी दांव? ये रहस्य हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस शासक की कहानी पर जिसका नाम भारत के हर कोने में गूंजता है। वो शासक जिसने अपने जीवन में 2 चेहरों को जिया, एक क्रूर योद्धा का और दूसरा शांति के दूत का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोक की। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अशोक हमेशा वो शांतिप्रिय सम्राट नहीं थे जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं? एक समय था जब लोग उन्हें चंडाशोक कहते थे, वो राजा जिसके गुस्से से जमीन कांपती थी। तो आखिर क्या हुआ कि ये चंडाशोक बन गए धर्माशोक? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, मौर्य वंश में। उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत को एकजुट किया था। लेकिन अशोक का रास्ता इतना आसान नहीं था। कहते हैं सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने भाइयों से युद्ध किया। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला ताकि तख्त सिर्फ उनका हो। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई कहानी? ये सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। सत्ता हथियाने के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य को और विशाल बनाया। उनकी सेना इतनी ताकतवर थी कि कोई भी राजा उनके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 261 ईसा पूर्व में, कलिंग युद्ध। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें 1,50,000 लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। खून की नदियां बह रही थीं और चारों तरफ लाशों के ढेर थे। अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन जब उन्होंने उस तबाही को देखा तो उनका दिल पिघल गया। कहते हैं उस युद्ध के बाद अशोक एक घायल सैनिक के पास बैठे। उस सैनिक ने उनसे पानी मांगा और अशोक ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। उस पल में अशोक को एहसास हुआ कि उनकी जीत ने कितना दर्द बांटा है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक का ये बदलाव सिर्फ दिखावा था। उनकी बौद्ध धर्म की नीति ने न सिर्फ उनके साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि भारत के बाहर भी उनका प्रभाव फैलाया। तो क्या अशोक का पश्चाताप एक सियासी चाल थी
ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और शांति का रास्ता चुना। उनके बनवाए स्तंभ और शिलालेख आज भी भारत में खड़े हैं, जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का हिस्सा है। अशोक ने न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड और मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्ती भी की थी। क्या ये सच है या उनके दुश्मनों की बनाई अफवाह? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अशोक की विरासत आज भी जिंदा है। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने तलवार से साम्राज्य बनाया और शांति से दुनिया जीती। लेकिन क्या उनकी कहानी इतनी सादी थी जितनी दिखती है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अशोक सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो एक पहेली थे जिसे इतिहास आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अब हम पहुंचते हैं उस शासक की कहानी पर जिसे इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी तलवार से न सिर्फ राज्यों को जीता, बल्कि एक स्वर्ण युग की नींव रखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त की, गुप्त साम्राज्य के उस शासक की जिसके सामने दुश्मन घुटने टेक देते थे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे? वो एक कवि थे, एक संगीतकार थे और एक ऐसा राजा जिसने भारत को फिर से महान बनाया। तो आइए इस गाथा को खोलते हैं। समुद्रगुप्त का शासन शुरू हुआ 335 ईस्वी में गुप्त वंश के सुनहरे दौर में। उनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन समुद्रगुप्त ने उस नींव को एक विशाल महल में बदल दिया। कहते हैं उन्होंने 20 से ज्यादा राज्यों को अपने अधीन किया। हिमालय की ठंडी वादियों से लेकर मध्य भारत की गर्म जमीन तक उनका झंडा लहराता था। लेकिन क्या उनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना थी या इसके पीछे कोई और रहस्य था? समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी रणनीति। वो सिर्फ तलवार से नहीं लड़ते थे, वो दिमाग से भी अपने दुश्मनों को हराते थे। उनके शासन का सबसे बड़ा सबूत है इलाहाबाद का प्राचीन स्तंभ, जिस पर उनकी विजयों की कहानी लिखी है। इस शिलालेख में बताया गया है कि उन्होंने 9 राजाओं को हराया, 12 राज्यों को अपने अधीन किया और कई राजाओं को सिर्फ डराकर ही झुका लिया। सोचिए, बिना युद्ध लड़े जीत हासिल करना, क्या ये उनकी चालाकी थी या उनकी ख्याति का जादू? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं चमके, वो एक कला प्रेमी भी थे। उनके बनवाए सिक्कों पर उनकी तस्वीरें हैं। कभी वो वीणा बजा रहे हैं, कभी तलवार थामे खड़े हैं। कहते हैं वो खुद कविताएं लिखते थे। सोचिए, एक ऐसा राजा जो दिन में युद्ध लड़ता था और रात में सितारों के नीचे कविता रचता था। लेकिन क्या ये उनकी नरम छवि सिर्फ दिखावा थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी इस छवि का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए किया। सच क्या है? ये एक और रहस्य है। समुद्रगुप्त के शासन में गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग बना। उनके समय में कला, साहित्य और विज्ञान फले फूले। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ताकत के पीछे उनके जासूस थे। जी हाँ, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के पास एक गुप्तचर तंत्र था जो दुश्मनों की हर चाल को पहले ही भांप लेता था। क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? ये रहस्य इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। समुद्रगुप्त ने न सिर्फ भारत को एकजुट किया, बल्कि उसे दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर देश बनाया। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है, उनके सिक्कों में, उनके शिलालेखों में और उस स्वर्ण युग की कहानियों में। लेकिन क्या वो सिर्फ एक विजेता थे या कुछ और? समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से भी हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत की उस धरती पर जहां एक शासक ने अपने साहस से इतिहास के पन्नों को रंग दिया। उसका नाम था पुलकेशी द्वितीय, चालुक्य वंश का वो योद्धा जिसे लोग दक्कन का शेर कहते थे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस शासक की जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उसकी ताकत?
एक ऐसा राजा जिसने पूरे दक्षिण भारत को एकजुट किया, लेकिन उसका अंत एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। तो चलिए इस गाथा को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन था ये दक्कन का शेर। पुलकेशी द्वितीय का शासन शुरू हुआ 610 ईस्वी में वातापी, आज के कर्नाटक के बादामी में। चालुक्य वंश उस समय दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन पुलकेशी ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कहते हैं जब वो तख्त पर बैठे तो उनकी आंखों में एक सपना था, पूरे दक्कन को अपने झंडे तले लाने का, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी सेना ने गुजरात, मालवा और दक्षिण के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी एक ऐसे शासक को हराना जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का वो सम्राट जिसने पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर लिया था, लेकिन जब वो दक्षिण की ओर बढ़ा तो नर्मदा नदी के किनारे उसका सामना हुआ पुलकेशी से। सोचिए, दो विशाल साम्राज्यों की टक्कर। कहते हैं इस युद्ध में पुलकेशी ने ऐसी रणनीति बनाई कि हर्षवर्धन को पीछे हटना पड़ा। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन को कोई रोक सका। लेकिन रुकिए, क्या ये जीत सिर्फ सैन्य ताकत की थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुलकेशी ने नर्मदा के जंगलों में जासूस भेजे थे, जो हर्षवर्धन की सेना की हर चाल को पहले ही भांप लेते थे। क्या ये सच है? ये रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा है। पुलकेशी की ताकत सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। बादामी के गुफा मंदिर जो आज भी खड़े हैं, उनकी कला और वास्तुकला का प्रतीक है। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य था उनका अंत। कहते हैं 642 ईस्वी में पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन ने वातापी पर हमला किया। इस युद्ध में पुलकेशी हार गए और उनका कोई अता पता नहीं चला। क्या वो युद्ध में मारे गए या वो छिप गए? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके अपने सैनिकों ने उन्हें धोखा दिया। सच क्या है? ये एक ऐसी पहेली है जो इतिहास आज भी सुलझा नहीं पाया। पुलकेशी द्वितीय की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो हमेशा स्थायी नहीं होती। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्कन को एकजुट किया, लेकिन उनका अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या उनकी हार सिर्फ एक युद्ध की हार थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलकेशी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक रहस्य थे जिसे समय ने अपने आगोश में छिपा लिया। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत के उस शासक की कहानी पर जिसने न सिर्फ जमीन को बल्कि समुद्र को भी अपने अधीन किया। उसका नाम था राजराज चोल प्रथम, चोल वंश का वो सम्राट जिसे लोग समुद्र का विजेता कहते थे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस शासक की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं थी? उसके पास थी एक ऐसी नौसेना जिसने हिंद महासागर को चोल साम्राज्य का गुलाम बना दिया। तो चलिए इस रोमांचक गाथा में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राजा ने समुद्र पर राज किया। राजराज चोल प्रथम का शासन शुरू हुआ 985 ईस्वी में तंजावुर में। चोल वंश उस समय दक्षिण भारत की एक उभरती हुई ताकत था, लेकिन राजराज ने इसे एक महाशक्ति बना दिया। कहते हैं जब वो तख्त पर बैठे तो उनके मन में एक सपना था, न सिर्फ भारत को बल्कि समुद्र पार की जमीनों को भी जीतने का, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी सेना ने पांड्य, चेरा और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी समुद्र के रास्ते मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचना। राजराज की नौसेना उस जमाने की सबसे ताकतवर नौसेना थी। सोचिए, 10वीं शताब्दी में जब दुनिया में ज्यादातर देश समुद्री युद्ध के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, राजराज की नावें श्रीलंका और मालदीव पर हमला कर रही थीं। लेकिन रुकिए, क्या ये ताकत सिर्फ उनकी नावों की थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजराज ने अरब और चीनी व्यापारियों से समुद्री तकनीक सीखी थी। उनके जहाजों में खास तरह के पाल और हथियार थे जो उन्हें तूफानों में भी डटकर लड़ने की ताकत देते थे। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? ये रहस्य आज भी समुद्र की लहरों में कहीं तैर रहा है। राजराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक शानदार शासक भी थे। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, वो मंदिर जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर है।
इस मंदिर की गुंबद इतनी भारी है कि इंजीनियर आज भी हैरान हैं कि उस जमाने में इसे कैसे बनाया गया। कहते हैं राज ने इस मंदिर को अपनी ताकत का प्रतीक बनाने के लिए बनवाया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सियासी उद्देश्यों के लिए भी था, ताकि पड़ोसी राजा उनकी ताकत से डरें। सच क्या है, ये एक और पहेली है। राज ने अपने साम्राज्य को एक मजबूत प्रशासन भी दिया। उन्होंने गांवों को स्वायत्तता दी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह बनवाए। उनकी वजह से चोल साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का केंद्र बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजराज की ताकत के पीछे उनकी जासूसी थी। उनके पास एक गुप्तचर तंत्र था जो समुद्र पार तक उनकी नजर रखता था। क्या ये सच था या उनकी ख्याति का जादू? ये रहस्य इतिहास के गहरे समुद्र में डूबा हुआ है। राजराज चोल प्रथम ने न सिर्फ जमीन बल्कि समुद्र को भी जीता। उनकी विरासत आज भी बृहदेश्वर मंदिर में, चोल कला में और उन कहानियों में जिंदा है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस शासक की कहानी पर जिसका नाम इतिहास में एक तूफान की तरह गूंजता है। उसका नाम था औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का वो सम्राट जिसने 49 साल तक भारत पर राज्य किया और अपने झंडे को हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक फहराया। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब की ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी? वो एक ऐसे राजा थे जिनके सख्त फैसलों ने उन्हें सम्मान और विवाद दोनों दिलाए। कुछ लोग उन्हें महान योद्धा कहते हैं तो कुछ कट्टर शासक। तो चलिए इस रहस्यमयी गाथा को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन था ये मुगल साम्राज्य का अंतिम योद्धा। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था, शाहजहां के तीसरे बेटे के रूप में। उनका पूरा नाम था मुही-उद-दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, यानी विश्व विजेता। लेकिन तख्त तक का रास्ता उनके लिए खून और साजिशों से भरा था। कहते हैं औरंगजेब ने अपने बड्ढे भाई दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद को हराकर सत्ता हथियाई। और तो और उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ सत्ता की लालच थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब को लगता था कि उनके भाई साम्राज्य को कमजोर कर रहे थे और वो इसे बचाना चाहते थे। सच क्या है, ये सवाल इतिहास के गहरे कुओं में कहीं छिपा है। 1658 में तख्त हासिल करने के बाद औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को एक नई ताकत दी। उनकी सेना में 50,000 सैनिक थे और उन्होंने पंजाब, बंगाल और दक्कन से लेकर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उनकी सबसे बड़ी जीत थी दक्कन की सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन करना। लेकिन ये जीत कोई आसान खेल नहीं थी। दक्कन के जंगल, किले और वहां के गुरिल्ला हमले, हर कदम पर औरंगजेब को चुनौती मिली। फिर भी उनकी जिद और सैन्य अनुशासन ने उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, दक्कन में उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी एक मराठा योद्धा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। औरंगजेब की नीतियां जितनी ताकतवर थीं, उतनी ही विवादास्पद भी। उन्होंने जजिया कर फिर से लागू किया, जिससे गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगता था। कुछ लोग इसे उनकी धार्मिक कट्टरता कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह साम्राज्य की आर्थिक मजबूरी थी। औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े, लेकिन साथ ही कई हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया। तो क्या वो वाकई कट्टर थे या ये उनकी छवि को खराब करने की कोशिश थी? औरंगजेब ने अपने दरबार में कला और संगीत पर भी रोक लगाई, लेकिन वो खुद एक विद्वान थे जो कुरान की नकल अपने हाथों से लिखते थे। उनकी ये दोहरी छवि क्या थी? ये रहस्य इतिहास को दो हिस्सों में बांटता है। औरंगजेब का अंत भी उतना ही गंभीर था। 1707 में 88 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। कहते हैं अपने आखिरी दिनों में वो अकेले थे और उन्हें डर था कि उनका विशाल साम्राज्य बिखर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उनके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। लेकिन क्या उनकी नीतियां इस बिखराव की वजह थीं? कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने साम्राज्य को इतना फैलाया कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया। सच क्या है? औरंगजेब एक ऐसे शासक थे जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अब हम पहुंचते हैं उस वीर की कहानी पर जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य का वो संस्थापक जिसने साबित किया कि साहस और चतुराई किसी भी ताकत को धूल चटा सकती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ उस मुगल साम्राज्य को ललकारा जिसके पास थी लाखों की सेना। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पहाड़ों को अपना कवच और अपनी बुद्धि को अपना हथियार बनाया। तो चलिए इस महान गाथा में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे शिवाजी ने स्वराज्य का सपना। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था शिवनेरी किले में। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे, लेकिन शिवाजी का बचपन मुश्किलों और संघर्षों में बीता। उस समय पश्चिमी भारत पर बीजापुर सल्तनत और मुगलों का कब्जा था। कहते हैं उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही स्वतंत्रता की कहानियां सुनाई और यही कहानियां शिवाजी की ताकत बनी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरण किला जीत लिया। सोचिए, एक किशोर जो सह्याद्री के किलों पर अपने झंडे गाड़ रहा था, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, वो रणनीति जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिवाजी की सबसे मशहूर जीत थी प्रतापगढ़ का युद्ध, जो 1659 में हुआ। इस युद्ध में उन्होंने बीजापुर के मशहूर सेनापति अफजल खान को हराया। अफजल खान के पास थी 10,000 सैनिकों की सेना और शिवाजी के पास सिर्फ 3,000। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से खेल पलट दिया। कहते हैं अफजल खान ने शिवाजी को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन उनके मन में था उन्हें मारने का इरादा। शिवाजी को यह भनक लग गई। जब अफजल खान ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की तो शिवाजी ने अपने छिपे हथियार बाघनख से उन पर हमला कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ आत्मरक्षा थी? कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी ने पहले से ही जाल बिछाया था और उनके सैनिक जंगल में छिपे थे। सच क्या है, ये रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। शिवाजी ने न सिर्फ बीजापुर बल्कि मुगलों को भी कई बार हराया। उनकी सबसे हैरान करने वाली जीत थी साल 1666 में आगरा से भागना। औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर कैद कर लिया था, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से फल टोकरियों में छिपकर भागने का प्लान बनाया। सोचिए, मुगल राजधानी से एक कैदी का भाग जाना। लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी चालाकी थी? कुछ लोग कहते हैं कि उनके जासूसों ने पहले से आगरा में रास्ते तैयार किए थे। सच क्या है, ये एक और पहेली है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किले, एक ताकतवर नौसेना और स्वराज्य का सपना दिया, लेकिन 1680 में उनकी मृत्यु रहस्यमय थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया। क्या ये सच था या दुश्मनों की साजिश? शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने साबित किया कि साहस और विश्वास के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। तो दोस्तों, ये थी भारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा सम्राटों की गाथा। पहले थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने साहस और गुरिल्ला युद्ध नीति से स्वराज्य का सपना साकार किया था। फिर आए अजात शत्रु, मगध के क्रूर विजेता, जिन्होंने 36 राज्यों को झुका दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत को पहली बार एक किया था। अशोक, जिन्होंने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुना था। समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन, जिन्होंने 20 राज्यों पर राज किया। पुलकेशी द्वितीय, दक्कन का शेर, जिन्होंने हर्षवर्धन को रोका था। राजराजा चोल प्रथम, समुद्र के विजेता, जिनकी नौसेना ने हिंद महासागर को जीता था। कृष्णदेवराय, विजयनगर का हीरा, जिन्होंने रायचूर को अपने नाम किया था। अकबर प्रथम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। और अंत में औरंगजेब, जिन्होंने 49 साल तक विशाल साम्राज्य को संभाल कर रखा था। इनमें से आपका फेवरेट कौन है? शिवाजी की वीरता, अशोक की शांति या अकबर की कूटनीति? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। और हाँ, अगर आपको ये कहानियाँ रोंगटे खड़े करने वाली लगी तो लाइक बटन को ऐसा जोर से दबाइए कि वो चमक उठे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और पूरे मोहल्ले के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इतिहास की हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।